तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और यह धमाकेदार वीडियोस आ गई आप लोग के सामने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी तो कर ही रहे हैं आप लोग। हिंदी में बहुत लोगों के कर रहे सर, हिंदी में तो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश तो बता दिया हूँ। और गद्यांश और पद्यांश के बावजूद जितने भी चीज़ आते हैं, ठीक है, ग्रामटिकल के पार्ट के जितने भी चीज़ हैं, सारी टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस होगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि हिंदी में 80% मार्क्स आपका इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊं आपको, गद्यांश और पद्यांश डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि गद्यांश के हम अलग चैप्टर बना दिया हूं, मतलब अलग वीडियो बनाया हूं कि उसमें सिर्फ गद्यांश ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और पद्यांश का वीडियो बनाना है जो कि अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अलावा आपके हिंदी में जो भी चीज़ है सब आपको देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। और ये कंप्लीट रूप से आपका एकदम अच्छे से 70 नंबर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को क्या कर देना, आपको शेयर कीजिए। अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो पहले शेयर करके और एक लाइक कर कर और एक प्यारा सा हमें एक मुस्कुराता हुआ कमेंट कर कर ही आप वीडियो को देखना स्टार्ट करें, ठीक है। बाकी तो मैं पढ़ाने वाला ही हूँ, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िएगा भाई। हमारे चैनल से मतलब कि नाम रोशन करना है, चैनल का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन, ये काम करना है। ये नहीं कि जैसे मुझे वैसे पढ़ूँ नोट बनाओ कि नहीं। एक मंथ बच गया है, सिर्फ अब अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब मैं तैयारी आप लोगों को अच्छे से कराने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट की। जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सबकी रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट हम लोग याद करेंगे यह चीज, इससे आपके 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन बनना फिक्स रहता है, 8 नंबर के, ठीक है। पहले इन टॉपिकों को कवर कर लिया जाए। क्या है तो एकदम आप लिखते जाइए और याद करते चले जाइएगा, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से, जैसा कि मैं हमेशा वादा करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है। मैं उतना मेहनत करके आता हूँ, आप लोगों को इतना खोज के इतना रिसर्च करने के बाद आता हूँ, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि लिखना है, उनके रचनाओं का भी नाम लिखना है। तो पहला देखिए हमने 3 लिखा है, ठीक है। 2 नहीं 3 की जगह क्यों एक्स्ट्रा एक याद हो पाए। तो केशव दास जी हैं, जिनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह है रामचंद्रिका कवि प्रिया। इसी प्रकार दूसरे हैं भूषण जी, जो रीतिकाल के यह कवि हैं और उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण। इसी प्रकार तीसरा मतीराम है और उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह रसराज, मतीराम सतसई है, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कीजिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम। छायावादी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो छायावादी युग के 2 कवियों के नाम, उनके 2 रचनाओं के नाम। तो चलिए लिख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, ये छायावादी युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो महत्वपूर्ण रचना है वह कमानी और क्या, आंसू। इसी प्रकार दूसरा है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण जो रचना है वह है यमा और दीपशिखा है। और तीसरा आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। 2 ही बोला, लेकिन मैं 3 एक एक्स्ट्रा लिखा हूं ताकि आपको याद हो पाए। सुमित्रानंदन पंत जी, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो लोकायतन है। क्या है, लोकायतन है। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपको लिख के जाना है या याद करके जाना है। इसमें कौन सा कंसेप्ट है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। बात है सिंपल, सुमित्रानंद पंत जी छायावादी युग के कवि हैं, उनके रचना लोकायतन, यही ना बताऊंगा, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रयोगवादी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखेंगे, पहला घोर अहमनिष्ठा व्यक्तकता, दूसरा क्या है, प्रवृत्तियां विद्रोह का स्वर, तीसरा लघुमानव की प्रतिष्ठा। 2 ही लिखना था, 3 में लिख दिया हूं एक्स्ट्रा ताकि आपको याद हो पाए। तो आई होप यह प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। करा कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है और एक एक रचना का। तो चलिए पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है साकेत, यशोधरा। और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह प्रिय प्रवास, रस और कलश है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अग्रसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। मैं 3 लिख कर लेके आया हूं। पहला श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा मुक्तक काव्य की प्रमुखता, तीसरा रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना है, ठीक है। ये हमने 3 प्रवृत्तियां लिख दिया रीतिकाल के प्रमुख की, ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां पूछा तो हमने 3
प्रवृत्तियां लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं भक्ति काल के 4 प्रमुख उनके रचना, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है कबीरदास जी, इनकी जो रचना है बीजक है। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत है। तीसरा है सूरदास जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना सूरसागर। चौथा है तुलसीदास जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना श्री रामचंद्र मानस जी, ठीक है। तो श्री रामचरित मानस महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास की। तो 4 भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके उसके सामने जस्ट रचना भी लिखा हूं ताकि आप आसानी से याद कर पाए इन चीजों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रेमचंद्र, क्या बोला है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम बताइए। कह रहा है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम। पहला गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला, ये चारों इनके उपन्यास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में आता है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास गोदान, गमन, सेवा सदन, निर्मला होता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए तब यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपके हिंदी के बुक में जितने भी लेखक हैं उनकी रचना के बारे में बात करने, जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी रचना के बारे में बात करने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक और उनकी रचना, ताकि एक साथ ही पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। जैसे पहला रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा लिख के लेकर आया हूं। रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि, आकाशदीप और पुरस्कार, ठीक है, आकाशदीप पुरस्कार एक ही है। यह मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का रचना अगर पूछेगा तो इन्हीं में से, इससे बाहर नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जो महत्वपूर्ण रचना है वह है इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कामायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एकगुट। इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा, मतलब इन रचना अगर पूछेगा जयशंकर प्रसाद जी का तो इनमें से आएगा, इससे बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण जो रचना है वह है साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं यही हैं, इसी में से आने वाला है, ये पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद चौथा है भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय की जो महत्वपूर्ण जो रचना है वह है खून के छींटे, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, ठूठा आम, मंदिर और भवन। यह भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये लोग लेखक थे, ये क्या है, लेखक थे, उनकी महत्वपूर्ण रचना। तो भाई आपकी किताब में लेखक तो है, कवि भी तो हैं, तो अब कवि के देखने वाले, लेखक का तो पूरा लिस्ट क्लियर हो गया, अब हम कवि के देखने वाले हैं, ताकि पूरा का पूरा हम लोग को अच्छे तरीके से हिंदी तैयार हो पाए, कोई रोक नहीं पाएगा हम लोग को 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो पहला कवि हैं सूरदास जी। सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो श्री रामचंद्र मानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और प्रेम वाटिका। महत्वपूर्ण रचना है तुलसीदास जी की। नोट करते रहिए, याद कर, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं समझाऊंगा, ये सिर्फ आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, याद कर लीजिएगा। तीसरा है रसखान। रसखान की महत्वपूर्ण जो रचना है वो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका है। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाते हैं बिहारी जी। बिहारी जी की महत्वपूर्ण रचना बिहारी सतसई है। फिर पांचवें नंबर पे आ जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है पल्लव, युगांत, लोकायतन, ग्रंथि, चिदम्बरा, युगपथ। ये महत्वपूर्ण रचना है, इनमें से आएगा। इसके बाद छठवां है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण जो रचना है निर्जा, अग्निरेखा, साहित्य गीत, दीप शिखा, रश्मि, ठीक है। इसके बाद सातवां राम नरेश त्रिपाठी जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता, कौमुदी, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी आ जाते हैं। हिम किरीटिनी, हिम्मत तरंगिणी और माता, ये महत्वपूर्ण रचना है किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके बाद आ जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना मुकुल और त्रिधारा, दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, एग्जाम में बहुत आता है। इसके बाद 10वां है मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय द्रववंत और पंचवटी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये आपके 10 हमने कवि के नाम बता दिया, उनको महत्वपूर्ण रचना। इससे बाहर भाई असंभव है इससे बाहर जाना, ठीक है। बस आप हमारा विश्वास कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें तैयार की गई, बहुत मेहनत करना पड़ा इनके लिए, ठीक है। बस आप लोगों को तो 20 मिनट की वीडियो मिल जाती है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो बनाने में हम लोग को 3 घंटा लगता है, ठीक है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस आप लोगों को बस सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए और अपने यहाँ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, यही ना चाहिए, और क्या चाहिए हम लोगों को बताइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ तक भी ये सारे पोर्शन क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब एक बोलता हूँ फ्री में नंबर, एक फ्री में नंबर ले लीजिए। फ्री में नंबर का मतलब कि एक छोटा सा श्लोक आता है, ठीक है, संस्कृत में श्लोक आएगा, 2 श्लोक में लिख दिया हूँ, ये फ्री के नंबर मिलते हैं। तो बहुत लोगों को श्लोक याद नहीं होता, कहते हैं सर हमें श्लोक कोई सिंपल वाला बताइए। तो लो भाई सिंपल श्लोक है, फ्री में उठा ले जाओ। श्लोक पहला, बंधनम मरणम वापी जयो वादी पराजय उभयत्र सम विरह विर्भाव ही वीरता। बस मिल गया आपको नंबर, जाइए 2 ही लाइन तो लिखना होता है। एक ये भी ये नहीं याद हो रहा था, इसको याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिन दुखे भाव भवते। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया। तो यह दोनों दिया हूं, दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा। श्लोक तो पूछना एकदम निश्चित 100% गारंटी है कि पूछेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो श्लोक तब मालूम है कि पूछेगा, तो इसको याद कर लीजिए, दोनों याद कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही लिख लीजिएगा आप लोग, आराम से नंबर मिल जाएगा फ्री का। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। अब हम पोर्शन बात करने वाले हैं रस के बारे में। रस, छंद, अलंकार, इन तीनों पे पहले नंबर लगा लूं कि ये तीनों टॉपिक फिक्स है। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेता हूं। रस में याद करके जाना आपको पहला करुण रस, करुण रस और हास्य रस, यही 2 रस याद करके जाना है, पूरा का पूरा काम बन जाएगा आपका। इन्हीं दोनों में से आएगा, इससे बाहर आता ही नहीं है। तो करुण रस एडेंड डालिए, लिखिएगा परिभाषा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। कितना सिंपल वर्ड में कहा है कि करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, शोक मतलब दुखी, शोक होता है। और शोक नामक अस्थायी भाव किससे, जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तभी करुण रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। कितना सिंपल और सुस्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण जरूर लिखना है आपको। उदाहरण है कि मणि खोवे भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमको जगदीश। क्या न्याय तुमने जगदीश, ये आपका उदाहरण है, उदाहरण जरूर से लिखिएगा। ठीक है, उदाहरण के बाद इसका स्पष्टीकरण भी आता है। जैसे अस्थायी भाव, इसमें शोक है, विभाव में 2 चीज आता है, आलंबन आता है, आश्रय। आलंबन में श्रवण है, आश्रय में आपका पाठक है। ठीक है, उद्दीपन में दशरथ की उपस्थिति है, अनुभव आता है, अनुभव में होता है सिर पटकना, प्रलाप करना। संचारी भाव इसमें है स्मृति, विषाद आदि। लास्ट में लिख दीजिएगा कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो उदाहरण के नीचे ये आपको ये पॉइंट लिखना है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह जो उदाहरण है ना, वो करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग स्पष्टीकरण भी नहीं लिखते हैं, स्पष्टीकरण भी नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, नंबर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरे आप लोगों को अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ तो इसलिए सब कुछ मैं लिखा हूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तभी नंबर मिल जाएगा। आप बस परिभाषा लिख दीजिएगा, आप परिभाषा के बाद उदाहरण लिखकर और उसके आगे छोटा सा व्याख्या कर दीजिएगा, ये उदाहरण किसके रिलेटेड है। ठीक है, फिर पूरा नंबर आप लोग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो करुण रस था। ठीक है, इसके बाद हास्य रस पूछा जाता है, यही 2 रस आएगा, इससे बाहर नहीं आता। ठीक है, तो हास्य रस में परिभाषा आपके हास्य रस की परिभाषा क्या होती है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार और वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अगर अस्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। कितना बढ़िया वर्ड में लिखा है कि हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है और किसी व्यक्ति के रूप को, उसके आकार को, उसके वेशभूषा को आदि को देखकर जो हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम हास कहते हैं। यह हास अगर अस्थायी भाव जैसे विवाह हुआ, अनुभाव हुआ और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, बस उदाहरण आपको लिख देना, यहाँ पे उदाहरण में लिख के लेके आया हूँ कि बिंद के वासी उदासी तपोतवाती महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरि तुलसी सो कथन सुनी भय मुनिवृंद सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्नी भली रघुनाय कजू करुणा करी कानक को पंगू धारे। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आराम से लिख के एग्जाम में आइएगा। स्पष्टीकरण लिखना है तो लिख लीजिएगा, छोड़ना तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो और बेहतर होगा। स्थायी भाव इसमें हास्य है, विभाव में 2 चीज आता है, आलंबन, आश्रय। तो आलंबन में बिंद के वासी तपस्वी होगा, आश्रय में पाठक होगा। ख वाला में आता है उद्दीपन, उद्दीपन अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, संतुति करना होता है। अनुभाव इसमें हंसना है। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव देख लीजिए, संचारी भाव इसमें है कि स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। और वो जो उदाहरण लिखे हैं ना, उदाहरण के नीचे आप इसको लिख देना है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं और चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। उदाहरण का मतलब ये चीज वो कहना चाह रहा है, स्पष्टीकरण। ठीक है, उदाहरण का तो ये पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा, नहीं तो शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा
परिभाषा के उदाहरण देने के बाद उदाहरण का वो स्पष्टीकरण लिख लीजिएगा। उदाहरण का मतलब स्पष्टीकरण मतलब ये वाला चीज़ है, और ये नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर अंक ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं पूरा लिख के लेकर आ रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड है, मैं बता भी दिया हूँ कि कौन सी चीज़ याद करके जाना है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमको तो नहीं लगता कि रस में कोई दिक्कत होगा, दोनों रस तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोनों रस तैयार हो जाएगा। तो अब हम छंद पे लगा देते हैं। ठीक है, छंद में दो ही आता है, एक रोला आता है, एक सोरठा आता है। ठीक है, तो रोला सोरठा को तैयार कर लीजिए। रोला क्या है? रोला का परिभाषा या लक्षण कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। कह रहा है कि 4 पंक्ति का यह सममात्रिक छंद होगा। इसमें कितने चरण होंगे? 8 होंगे, और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देख लीजिए, यहाँ पे 11 और 13 की मात्राएं होंगी। देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, और यहाँ पे 13 होगा। देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, है कि नहीं? यस मतलब होता है क्या आपका? यति। ठीक है, यह लघु, तो इसका मतलब होता है, जो यस का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये आपका रोला में बस इतना पॉइंट लिख लेना। परिभाषा के बाद जस्ट इसका उदाहरण आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए सोरठा क्या होता है। रोला तो समझ में आ गया, सोरठा क्या होता है? तो सोरठा का परिभाषा लिखिए कि सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। सोरठा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। इसका मतलब गुरु होता है, इसका मतलब लघु। गुरु और लघु आते हैं, और कहीं कहीं तुक भी मिलता है। यह दोहे का क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। तो कितना सिंपल है यह सोरठा। जो सोरठा है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 और द्वितीय एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। लास्ट में गुरु और लघु आता है। इसको यश को गुरु बोलते हैं, फर्स्ट 5 जो है इसको लघु बोलते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिल जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखने वाले हैं। चलिए उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है कि जेहि सुमरत सीधी हुई, गुण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए, पहले हम तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 1 11, और तीसरे चरण में ये चीज़ कि 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गया ना। और दूसरे और चौथे में क्या होता है? 13 मात्राएं। जैसे में 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13 हो गया कि नहीं? तो ये इसको नोट कर लीजिए उदाहरण में। आई होप आपको छंद वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम अलंकार पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अलंकार में 3 अलंकार देखना आपको। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों याद कर लेते हैं, इससे बाहर तो जाने वाला असंभव है। ये तीनों ही में आता है। ठीक है, तो अलंकार में उपमा अलंकार हेडिंग डालना है आपको। परिभाषा या लक्षण लिखिए कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कह रहा है कि कोई भी एक वस्तु है या कोई चाहे एक व्यक्ति है, उसको किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर अगर आप तुलना कर रहे हैं या उसका समानता बता रहे हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं यहाँ पे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जैसे मैं आपको लिख देना कि राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। कितना सिंपल है ना, आप लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या सोचने समझने वाली बात है। स्पष्टीकरण में उपमेय, उपमेय यहाँ पे राधा के चरण है, उपमान यहाँ गुलाब है, वाचक यहाँ पे समान है और साधारण धर्म यहाँ पे कोमल है। बस यही आपको उपमा अलंकार होता है। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं? कह रहा है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता बताई जाए, उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे राधा के चरण को गुलाब के समान बताया गया है। ठीक है, उसकी तुलना उनके समानता के आधार पर की गई है, तो बस यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आराम से इसको करके चले आएंगे। उपमा के बाद आता है रूपक अलंकार। दूसरा देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है कि परिभाषा या लक्षण लिखिए उसका रूपक अलंकार का, कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता।
मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ये वहाँ पे उपमेय मुख है और उपमान यहाँ पे चंद्र है। बस इतना छोटा पॉइंट आपका तो है रूपक अलंकार, कितना सिंपल है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? परिभाषा या लक्षण कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द आते हैं। अगर ये बीच में आ गया तो समझ लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे में उदाहरण में सोवत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सुलाने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो पर भात, यह उदाहरण इसका है। ठीक है, स्पष्टीकरण में देखिए उपमेय यहाँ पे क्या है? यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय है, और उपमान क्या है कि प्रातः कालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल, यहाँ पे उपमान है। तो कितना सिंपल है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहीं पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और ये सब वाचक शब्द बीच में आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ हिंट दिया है, ठीक है, समझने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे अलंकार वाला भी पोर्शन तीनों क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ पॉइंट छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जिससे बहुत ज़्यादा अंक आते हैं। जैसे में उपसर्ग हुआ, उपसर्ग 3 नंबर का पूछा जाता है। इन टॉपिकों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण उपसर्ग आपको याद करके जाना है जो कि 3 नंबर के लिए आता है? जैसे में अ और अन का, अ और अन का उपसर्ग क्या होता है? अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अनमोल, अनजान, अनपढ़, इतना याद करके जाना है। यह सब क्या उपसर्ग है। सु का उपसर्ग क्या होता है? सुहाग, सुजान, सुपुत्री। इसी तरह अधि का क्या होता है? अधिनायक, अधिराज, अधिकार। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसमें क्या सोचने वाली बात है, आप तो उपसर्ग जानते हैं। ठीक है, अप का क्या होता है? अपहरण, अपराध, उपकार। परि का क्या होता है? परिवार, परिजन, परिवर्तन। और उप का क्या होता है? उपनाम, उपकार और उपहार होता है। ठीक है, ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट अगर उपसर्ग आपको याद है तो 2022 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा उपसर्ग। 3 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर इतना 6 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा ईमानदारी से। हिंदी में अगर बहुत अच्छा अंक लाना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो रही है? 1% नहीं हो रही है। प्रत्यय आता है, प्रत्यय 2 नंबर का आता है। उपसर्ग के बाद प्रत्यय आता है जो कि 2 नंबर का है। जैसे आई, आई का प्रत्यय क्या होता है? चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, लिखाई। त्व का क्या होता है? लघुत्व, महत्व, कवित्व। ठीक है, इसके बाद ता का जो प्रत्यय है सुंदरता, मधुरता, महानता। और चौथा है आहट या हट का, घबराहट, जमजाहट, आहट, सरसराहट। इसी तरह आवट या वट का, आवट या वट का क्या होता है? सजावट, लिखावट, गिरावट। फिर आनी का होता है देवरानी, नौकरानी, जेठानी। 7वां का पन का बचपन, लड़कपन, भोलापन। ये आपका महत्वपूर्ण प्रत्यय था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो गया ना? उपसर्ग प्रत्यय में कोई दिक्कत आप लोगों को थोड़ी भी आपत्ति हुई नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पर्यायवाची शब्द ये भी आता है 2 नंबर के लिए। पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे आकाश का महत्वपूर्ण होता है, मेरा नाम भी तो आकाशी है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंबर, आसमान, नभ और गगन। आंख का याद करके जाना है आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में। आंख का लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन। फिर आम का आम्र, रसाल, साकार, अमृत फल। इसी तरह अग्नि का याद करके जाना है। अग्नि का क्या हो जाएगा? अनल, पावक, दहन, ज्वाला। फिर कमल का क्या हो जाएगा? वारिस, अंबुज, जलज, पंकज। इंद्र का क्या हो जाएगा? देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। कपड़ा का क्या हो जाएगा? वस्त्र, वसन, चीर और पट। नदी का क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगिणी, नद। इसके बाद बादल का क्या हो जाएगा? मेघ, जलद, धराधर। हाथी का क्या होता है? दंती, कुंजर, हस्ती, गंज। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसमें कौन सा कंसेप्ट है बताना पड़ेगा आपको। बस इसको लिख के और याद करके जाना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे समास के बारे में, और 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास पूछा जाएगा। ठीक है, 2 समास पूछा जाएगा। कौन कौन से? एक द्विगु समास पूछा जाएगा, दूसरा द्वंद्व समास। तो द्विगु समास के मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं, इधर द्वंद्व समास के, बाकी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए द्विगु समास में पहला होता है त्रिनेत्र। इधर मैं समस्त पद लिख रहा हूं, इधर इसका विग्रह भी, समास विग्रह भी पूछता है ना, तो ये द्विगु समास का लिस्ट है। तो द्विगु समास में देखिए क्या है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का हो जाता है समास विग्रह 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, याद करके जाइएगा, 3 नेत्रों का समूह समास है आपका द्विगु समास। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा
4 राहों या रास्तों का समाहार होता है। इसके बाद नवरत्न, नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। और 5वां त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भवनों का समूह। तो यह 5 महत्वपूर्ण हमने द्विगु समास आपको बता दिया। असमास विग्रह भी इसका हमने बता दिया है। इसी प्रकार आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में यहाँ से लिस्ट स्टार्ट है। यहाँ पे हमने समस्त पद लिखा है, यहाँ पे इसका विग्रह लिखा है। जैसे देश विदेश, देश विदेश को हो जाता है देश और विदेश। खरा खोटा, खरा खोटा का खरा और खोटा हो जाएगा। इसी तरह तीसरा, दूसरा हो ना गया इसका, तीसरा यहाँ नीचे है, यहाँ से लिखेगा। तीसरा यहाँ है माता पिता, तो इस हो जाएगा माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाता है। तो यह था आपका समास, जो कि 2 समास पूछेगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास। 10 हमने बता दिया, इससे बाहर जाने का संभावना ही नहीं है, ठीक है उसका। अब आगे बात कर लेते हैं तत्सम रूप। तत्सम रूप 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तत्सम रूप देख लेते हैं। तत्सम रूप है यहाँ पे, इधर तद्भव लिखिए, इधर तत्सम। तद्भव देता है, तत्सम पूछता है। तो जैसे अनजान, अनजान का अज्ञान होता है। अंधा का क्या होता है, तत्सम अंध होता है, ठीक है। आंख का क्या होता है, अच्छी होता है। अंगूठा का अंगुष्ठ होता है। आग का क्या होता है भाई, अग्नि होता है। आम का क्या होता है, आम्र होता है। आंसू का अच होता है। दांत का दंत होता है। दूध का दुग्ध होता है, ठीक है। ये आपके तत्सम रूप हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारा हमने ग्रामेटिकल पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट हिंदी का हमने डिस्कस कर दिया, और यहाँ से प्रश्न बनना तय। गद्यास पद्यास वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और निबंध प्रदूषण ये जो आता है, निबंध का तो अलग से वीडियो बनेगा। बाकी पूरा का पूरा हिंदी आपका कवर करा दिया हूँ मैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है ना, प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।